नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल में। आज हम नए विषय पे बातचीत करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर बातचीत करेंगे। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की जो शुरुआत रही है, जो समय रहा है, वो 5वीं सदी ईसा पूर्व से के समय दिखता है। और इसका जो केंद्र रहा है, वो ग्रीस और यूनान रहा है। तो ये तो रही कुछ छोटी-सी जानकारी जिसको आप सब जानते भी होंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्रमुख रूप से 4 प्रकार की दृष्टियाँ देखने को मिलती हैं। वो आत्मवादी, वस्तुवादी, प्रत्ययवादी जो विचार होते हैं, अनुभववादी एम्पिरिकल जिसे कहते हैं, और ऐसे अगर इंग्लिश में कहें तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, आइडियोलॉजिस्ट और एम्पिरिकल। तो ये कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र के 2-4 तथ्य हुए। अब हम सीधे अपने विषय पर आते हैं और ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ चिंतक और उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो प्लेटो, जिनका समय 427 से 347 ईसा पूर्व है, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आप उनको देख सकते हैं। वो रिपब्लिक, इयोन और अ, इस तरह के इनकी ये 2 जो हैं ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है, तो इसको ज़रूर आप याद करें। बाकी भी याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन रिपब्लिक और इयोन तो भूलना भी नहीं है। अगले जो हैं कि अरस्तू। अरस्तू जो 384 से 322 ईसा पूर्व, और इनकी रचनाएँ जो हैं वो पेरिपोइटिकेस ऑन पोएटिक्स, रिटोरिक और पॉलिटिक्स। होरेस है 65 से 8वीं ईसा पूर्व तक, 8। और इनका जो रचना है वो आर्स पोएटिका है। लॉन्जाइनस 1 से 3 ईसवी सदी में आते हैं और ये लिखते हैं कि पेरिप्सुस ऑन द सबलाइम। दांते 1265 से 1321 तक आते हैं। दिवलगरी, एलोक्वेसिया। और उसके बाद जॉन ड्राइडन को देखिए कि 1631 से 1700 तक। द इंडी द इंडियन एम्परर 1667 में आता है। इनस मिराविली 1667 67 में। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668 में। जोसेफ एडिसन 1672 से 1719। द स्पेक्ट्र। पोप एलेक्जेंडर एसे ऑन क्रिटिसिज्म आता है इनका। वॉल्टेयर है डिक्शनरी ऑफ फिलोसफिक। सैमुअल जॉनसन लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट। और उसके बाद आते हैं कि इमैनुअल कांट द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 में इन्होंने लिखा। हीगेल हीगेल थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि हीगेल जो है वो मार्क्सवाद के एक तरह से बहुत ही वास्तविक विचारक के रूप में देखते हैं। वास्तविक का मतलब कि प्रारंभ के संस्थापक के तौर पे इस तरह से विचार देते हैं अपना, और लिखते हैं कि द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्प्रीट 1817 में। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल और उसके बाद है कि एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट, साइंस ऑफ लॉजिक। विलियम वर्ड्सवर्थ रिलिकर बैलेट, ये जरूर याद रखें आप, ये परीक्षाओं में पूछने वाली रचना है, लिरिकल बैलेट्स। और कॉलेज की उसके नीचे ही आप देखिए कॉलेज की बायोग्राफिया लिटरेरिया, लेक्चर्स ऑन लिटरेचर, एड्स टू रिफ्लेक्शन। पीबी शैली द डिफरेंस ऑफ पोएट्री, इमर्सन, नेचर, द अमेरिकन स्कॉलर, सेल्फ रिलायंस। तो ये कुछ पाश्चात्य जगत के काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ चिंतक थे और उनकी रचनाएं थी, और उनके समय के हिसाब से क्रमवार है। अगर परीक्षा में पाश्चात्य चिंतकों के अनुक्रम को लगाने को आ जाए तब भी आप इसको देख के एक सीरीज याद कर सकते हैं, और उनकी कुछ रचनाओं की सीरीज भी याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख तथ्य रहे। अब हम सीधे आते हैं जो सबसे पहले हमने जिनका नाम लिया, प्लेटो। और प्लेटो को पढ़ते हैं। प्लेटो जो 427 से 347 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व,
तक इनका जो जीवन काल रहा। और ये एथेंस में रहते हैं। एथेंस जो अरबी फारसी में अफलातून के रूप में प्रचलित था। और ये प्लेटो जो है वो सुकरात के गुरु प्लेटो है वो सुकरात के शिष्य के रूप में, यानी कि सुकरात जो है वो प्लेटो के गुरु थे। अगर हम एक गुरु शिष्य परंपरा बनाएं तो सुकरात से प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर मिलते हैं। और ये क्रम चयन मिलता है गुरु और शिष्य परंपरा की। प्लेटो ने उस समय जो एक कवि हुए जिनका नाम होमर था। होमर कवि हुए और प्लेटो होमर को ये कह के निंदा करते थे कि दुनिया भर के लोगों को झूठ बोलना होमर ने सिखाया। आप समझ रहे हैं, ये चीज प्लेटो होमर को नहीं कह रहा है, ये होमर के कवित्व को कह रहा है, उनकी कविता करने की ये कला को कह रहे हैं। यानी कि प्लेटो जो है वो कह रहे हैं दुनिया भर के लोगों को झूठ बोलना होमर ने, यानी कि कवि ने, यानी कि कविता ने, यानी कि काव्य ने, यानी कि कला ने सिखाया है। आगे प्लेटो ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम अनुकरण सिद्धांत है। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत हम समझेंगे क्योंकि प्लेटो जो है वो मूलतः प्रत्ययवादी यानी कि आइडियलिस्टिक है। आइडियलिस्टिक होने का मतलब क्या है कि वो विचार को महत्व देने वाले हैं, बौद्धिकता को महत्व देने वाले हैं। और इनके अनुसार जो प्रत्यय कुछ और नहीं, विचार ही परम सत्य को मानते हैं। वह एक अखंड नित्य और परमेश्वर ही उसका रचयिता है। यह दृश्यमान जगत उस परम सत्य विचार का ही अनुकरण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पंक्तियां पढ़ के आपको बहुत भारी भरकम लगा होगा और कुछ हवाई न पड़ी होगी, पर इसको एक अच्छे ढंग से समझेंगे। मैंने एक दृश्य बनाया हुआ है, एक चित्र तैयार किया हुआ है। इस चित्र के माध्यम से हम इसको समझेंगे। अब देखिए कि ये आप राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग मेरी ही है, भले ही थोड़ी खराब है पर इसको सहन करिएगा। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। तो प्लेटो जो है वो मुख्यतः प्रत्ययवादी है। क्या है? प्रत्ययवादी। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय ही परम विचार है और वो परम विचार ही सत्य है। और ये विचार किसका विचार है? तो ये ईश्वर का विचार है। किसका? ईश्वर का विचार है। और ईश्वर के विचार से हुआ क्या कि ईश्वर ने एक विचार बनाया और एक पृथ्वी बनाई और इस पृथ्वी में तमाम लोगों को बसाया। और इस पृथ्वी को ही हम दृश्यमान जगत कहते हैं, यानी कि जो हमारे दृष्टि के सामने एक दुनिया संसार जो चल रहा है वही दृश्यमान जगत है। और इस जगत को कौन देखा? हम देखते हैं। एक मन देखता है, कवि भाव देखता है। और जब हम इस दृश्यमान जगत को देखते हैं तो हम क्या करते हैं? कविता लिखते हैं, कुछ लिखते हैं। और जब कुछ लिखते हैं तो वही कविता बनती है, काव्य बनता है। अब आपको प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का जो असल में फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में एक चित्र की तरह, एक पिक्चर की तरह बन रहा होगा। तो हुआ क्या कि पहले प्रत्ययवादी हैं ये, और प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय कुछ नहीं, विचार होता है और विचार ही परम सत्य है। और वो विचार किसका है? वो ईश्वर का। और वो ईश्वर क्या करता है? एक पृथ्वी बनाता है और एक दृश्यमान जगत का निर्माण करता है। और दृश्यमान जगत को देखते हुए जब एक यहाँ बैठा एक ये आदमी, इसको देख के हंसी भी आ रही होगी, या एक आदमी जब ये दृश्यमान जगत देखता है तो एक रचना करता है, कुछ लिखने की चेष्टा करता है, वही वो काव्य होता है। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने लाल कलम से ये भी लिखा है कि कौन सा क्या है। तो जो प्रत्ययवादी परम विचार, प्रत्यय जो है वो परम विचार है, परम विचार जो सत्य है, वो सत्य जो विचार है वो ईश्वर का विचार है। यही प्रथम चरण है। ये पहली
स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। और जो ये ईश्वर जो पृथ्वी और यानी कि दृश्यमान जगत बनाता है, वो द्वितीय चरण है, यानी कि सेकेंड स्टेज है। और उस दृश्यमान जगत को जब आदमी एक काव्य के रूप में लिखता है, तो ये आता है आपका तृतीय स्टेज। अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में अनुकरण क्या है, अनुकरण किसे कहते हैं। अनुकरण जो है वो इमिटेशन होता है, यानी कि नकल करना। तो प्लेटो कहता है कि परम विचार सत्य है, यानी कि ईश्वर का विचार, ये पहला हुआ। और ईश्वर के विचार से जो अनुकरण होता है, उससे दृश्यमान जगत बनता है, ये दूसरा हुआ। और दृश्यमान जगत के नकल से यानी कि अनुकरण से जो चीजें लिखी जाती हैं वो काव्य होती हैं, यानी कि जो काव्य है वो सत्य से 3 गुणे यानी कि तिगुनी दूरी पर स्थित है। यही प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का मूल प्रतिपाद्य है। वो कहता है कि जो विचार है वही सत्य है। विचार किसके? ईश्वर के। और जो ईश्वर का विचार है उससे दृश्यमान जगत बनता है। और दृश्यमान जगत जो है वो सेकेंड स्टेज पे। और इस दृश्यमान जगत को देखते हुए जब कोई आदमी के मन में कुछ आता है, कोई कल्पना करता है, तो वो काव्य बनता है। और ये तीसरा स्टेज होता है। तो इसलिए इस तरह से जब हम देखेंगे तो जो तीसरा स्टेज काव्य है वो कहीं ना कहीं सत्य से तिगुनी दूरी पर देखने को मिलता है। और इसीलिए प्लेटो ने काव्य को असत्य माना है। एक बार और मैं प्लेटो के सिद्धांत को बताऊं कि प्लेटो जो प्रत्ययवादी है, प्रत्यय का मतलब विचार होता है, वो मानता है कि जो परम विचार है वही सत्य है। ये विचार जो है वो और किसी का नहीं, जबकि ईश्वरीय सत्ता का विचार है। और ईश्वरीय सत्ता के विचार से एक दृश्यमान जगत, दुनिया का निर्माण होता है। और दुनिया को देखते हुए जब एक आदमी किसी चीज को लिखता है, किसी कल्पना को अपने कागज और कलम से उकेरता है, तो वो जो काव्य बना है वो सत्य से तिगुनी दूरी पर होता है, यानी कि कला जो है वो सत्य से 3 गुने दूरी पर स्थित होती है। यानी कि जो काव्य है उसको प्लेटो ने असत्य माना है। ये रहा प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का एक सबसे अ, आसान भाषा में समझने की जो प्रक्रिया है। आप इसको इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे कुछ हम देखेंगे कि वास्तव में है क्या, कि वही चीज जो कला सत्य से 3 गुना दूर होती है। अपनी संरचना में अयथार्थ या मिथ्या होने की वजह से कोई कलाकृति व्यक्ति और राज्य का कल्याण नहीं कर सकती। अब देखिए वो करता क्या है। प्लेटो का मानना है कि अपनी संरचना में अयथार्थ यानी कि असत्य होने के नाते, झूठ होने के कारण कोई भी कलाकृति व्यक्ति और राज्य यानी कि देश का कल्याण नहीं कर सकती है। ऐसा कौन मानता है? प्लेटो। प्लेटो मानता है कि जो रचना है, जो कला है, वो अयथार्थ है, वो मिथ्या है यानी कि झूठ है। और इसके वजह से किसी व्यक्ति और किसी देश का कल्याण नहीं हो सकता। वो कहता क्या है कि जो कवि है वो केवल एक माध्यम है। वास्तविक रचयिता जो है वो कोई नहीं, वो ईश्वरीय सत्ता यानी कि ईश्वर है। प्लेटो के जो अनुकरण सिद्धांत का मूल प्रतिपाद्य है वो ये कहता है कि जो जो जब से सबसे मेन जो क्रिएचर है वो ईश्वर है, गॉड है। कवि तो एक माध्यम मात्र है जो ईश्वर के विचार से बनी दुनिया का नकल करते हुए एक रचना लिखता है। और वो भी एक मिथ्या होती है जो सत्य से तिगुनी दूरी पर स्थित होती है। यही अनुकरण सिद्धांत प्लेटो ने दिया था। प्लेटो का जो मुख्य कथन है वो कहता है कि कोई भी कवि जब तक बोध शक्ति को धारण नहीं करता तब तक काव्य के देवआणी तुल्य उपहार का अधिकारी नहीं होता। वो कहता है कि जब तक हमारे अंदर बोध शक्ति यानी कि बौद्धिक शक्ति का विकास नहीं होगा तब तक हम देववाणी तुल्य, काव्य के देववाणी यानी कि काव्य में जो ईश्वरीय रचना है उसके तुल्य किसी प्रकार के उपहार को हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटो की लाइन है। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। ये आप याद रखेंगे कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है।
चूँकि जब प्लेटो का समय रहा है, तो वो दास प्रथा का समय रहा है। तो ये उन्होंने दिया एक अपना कथन, उसका छोटा-सा है, परीक्षाओं में पूछता है कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। अगला हम जब देखेंगे तो आगे हमारे क्या आते हैं, प्लेटो के बाद उनके ही शिष्य अरस्तु आते हैं। अरस्तु ने भी अनुकरण सिद्धांत दिया है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जो ऊपर प्लेटो ने 3 चरण में अनुकरण सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, अब अरस्तु क्या करते हैं उसको देखने की जरूरत है। इन्हें पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आधार माना जाता है। अरस्तु इनके जो है कुल 400 ग्रंथ बताए जाते हैं। पेरिपोइटिकेस जो है वो अरस्तु के काव्य मौलिक सिद्धांतों का विवेचन है। ये 50 पृष्ठों में है, ये भी याद रखें। 26 अध्याय में बटा है, ये जरूर याद रखें। 330 ईसा पूर्व की आसपास लगाया जाता है। आगे जो है कि पूरी इसमें इस रचना में 12 अध्याय और 26वां बाद में जोड़ा गया है, ये भी परीक्षा में पूछ ली जाती है। ये जो पेरिपोइटिकेस रचना है, ये काव्य शास्त्र पे बेस है। इसमें कुछ शब्दावलियां आई हैं, इस शब्दावलियों को तो जरूर ही याद रखेंगे आप, क्योंकि ये पेपर में हूबहू पूछ लेती हैं कि मिमेसिस, जिसको इमिटेशन कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुकरण। कैथारसिस जो होती है, वो कैथारसिस को क्या कहते हैं, विरेचन। और पोरिपेटिया पेतिया पेरिपेतिया रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, यानी कि स्थिति विपर्य। और उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन यानी कि ऑग्नोरिसिस यानी कि अभिज्ञान। माइथास यानी कि प्लाट जो है विरेचना। एथास कैरेक्टर चरित्र। पाथोस भाव। और जो प्राक्सिस है वो कार्य व्यापार है। अगला जो है वो लिखते हैं कि टेक्नेस रेटोरिकेस नामक अपने भाषा शास्त्र के ग्रंथ में अरस्तु ने भाषा संबंधी विभिन्न प्रकार का विचार किया। अरस्तु की कृति वसीयतनामा, एक वसीयतनामा नाम की इनकी प्रसिद्ध कृति है। दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र है। अब अरस्तु के ये देखिए कि किस तरह से ये कह रहा है दास प्रथा की मुक्ति घोषणा। अरस्तु मतलब एक बहुत ही होशियार आदमी था। वो अपनी वसीयतनामा में लिखता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे गुलामों को, मेरे दासों को मुक्त कर दिया जाए। मतलब मैं जब तक जीऊँ तब तक तो मेरे दास रहें, लेकिन जब मैं मर जाऊं तब मेरे दास को उनको मुक्ति दे दी जाए। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया। अब हम देखेंगे कि अरस्तु जो है उनका जो अनुकरण सिद्धांत वो है क्या। तो काव्य कला को अरस्तु राजनीतिक और नीति शास्त्र की दृष्टि से नहीं देखते हैं, इसी दृष्टि से प्लेटो देखता है कला को। न देख वो सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। और इसीलिए जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है वो प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से भिन्नता रखता है। वास्तव में जो अरस्तु है वो अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया कहते हैं। और वो कहते हैं कि जिस तरह से चित्र कलाकार हैं, उसी तरह से कवि भी अनुकर्ता है। यानी कि ये अनुकरण जो है वो एक और कुछ नहीं, सृजनात्मक क्रिया है। और जिस तरह से चित्रकार कलाकार हैं, जो चित्र को देख के चित्र बनाते हैं, अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करके चित्र बनाते हैं, कलाकार अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करके कला दिखाते हैं, उसी तरह से कवि भी कुछ अपनी तरह से ऐड ऑन करके दूसरी रचना लिखता है। वो भी एक अनुकर्ता है, जो एक अनुकरण करके अच्छे तरीके से एक नई तरह की चीज़ों को प्रस्तुत करता है, एक नई सृजनात्मक क्रिया के द्वारा अनुकरण को अपनाता है। अब हम फिर एक छोटे से चित्र के माध्यम से दोनों के अनुकरण में अंतर देखेंगे। प्लेटो जहां काव्य को असत्य मानते थे, अरस्तु कहते नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल काव्य सत्य है। प्लेटो कहते थे कि यथार्थ से बहुत दूर है ये तो, लेकिन उनके ही शिष्य थे, बोले कि गुरुजी ऐसा नहीं है, जो काव्य है वो तो मनोरंजन है, मनोरंजन का साधन है, इंटरटेनमेंट है। दिक्कत यहाँ आई कि जो प्लेटो है वो काव्य को बाह्य रूप की अनुकृति मानते हैं, और जो अरस्तु है वो काव्य के आंतरिक रूप की अनुकृति मानते हैं। अब इस तरह के चीजों को समझने के लिए
नीचे मैंने कुछ और दृश्य बनाए हुए हैं। दृश्य को देख के भले ही हंसी आए, पर समझने के लिए इतना ये काफ़ी है। आप देखते हैं कि ये जो पहाड़ है और वो सूर्य दिख रहा है, तो लोग अ, पहाड़ों में पता नहीं कहाँ कहाँ, यानी कि जो कपल्स जाते हैं, हनीमून तो सब मनाते हैं, पर कुछ जाते हैं तो वो पहाड़ों को देख के तुरंत वहीं कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। और कुछ ऐसे भी हैं जो उन पहाड़ों की खूबसूरती को, जैसे ये जो कपल है, ये जो दंपत्ति है, ये तो तुरंत वहीं पहाड़ों की खूबसूरती को बयां कर दी कि बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये दृश्य। लेकिन ये जो है वो इन पहाड़ों की खूबसूरती को देखता हुआ अपने मन में उस खूबसूरती को एक सृजनात्मक क्रिया के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, यानी कि जो पहाड़ की खूबसूरती है उसको अनुकरण किया और अपनी आंतरिक कल्पनाओं से उसको जोड़ते हुए, आंतरिक अनुभूतियों से उसको जोड़ते हुए एक काव्य की रचना की। ये जो काव्य बना, ये अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत पे आधारित काव्य है। यानी कि अरस्तू जो कहता है कि किसी भी चीज को देखने के बाद, यानी कि चित्रकार चित्र को देख के दूसरा चित्र बनाता है तो उसमें वो अपनी भी कुछ चीजों को ऐड ऑन करता है। अरस्तू भी ठीक वही कहता है कि जैसे दो दंपत्ति अगर कहीं जाएं दूर, दो तरह के कपल्स अगर कहीं जाएं तो एक ऐसा जोड़ा होगा जो कहेगा कि बहुत खूबसूरत नजरिया है, बहुत खूबसूरत वादियां हैं यहाँ की, ये पहाड़ बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक ऐसा दंपति जो पहाड़ की खूबसूरती को देखते हुए अपने मन की खूबसूरती को उससे आत्मसात करते हुए, जोड़ते हुए एक कुछ लिखने का प्रयास करेगा, और वो जो काव्य बनेगा वो अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत पर आधारित होगा। यानी कि जो अरस्तू का काव्य सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत है, वो कहता है कि काव्य को आंतरिक की अनुकृति होती है, और प्लेटो जो कहता है वो काव्य को बाह्य रूप की अनुकृति स्वीकार करता है। ये दोनों शिष्य और गुरु के बीच अंतर है। तो इस तरह से जो प्लेटो हैं वो उपयोगितावादी होते हैं, और जो अरस्तु हैं वो जब कहते हैं कि और कुछ नहीं, काव्य तो मनोरंजन है, तो मनोरंजन के आधार पे आनंद को प्राप्त करने, यानी कि आनंदवादी हैं अरस्तु। तो अगर परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि अरस्तु क्या है, तो अरस्तु आनंदवादी हैं, प्लेटो उपयोगितावादी। अब उपयोगितावादी होने का एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूँ कि उपयोगितावादी और साहित्य, होता क्या है कि उपयोगितावादी और साहित्य, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूं ऐसे, अगर देखिए उपयोगितावादी और ये हो गया साहित्य, तो ये जो हो जाएगा उपयोगितावादी और साहित्य में, तो ये जो है हमें लाभ और हानि सिखाता है, और ये जो है वो कल्पना में ले जाता है। कल्पना, उपयोगितावादी जो है वो यथार्थ पे जिंदा रखता है आपको, यथार्थ पे, और साहित्य जो है वो कल्पना पे आधारित रखता है। यानी कि कल्पना जो है वो सुख को देती है। जब हम कल्पना करते हैं तो कल्पना जो है वो सुख देती है। अगर इसको हम छोटा सा यहाँ लिखें तो उपयोगितावादी, यहाँ से आप देख लेंगे, और साहित्य, और इसको देखेंगे तो ये होगा यथार्थ, और ये होगा कल्पना। अब ये जो उपयोगितावादी में जो ये यथार्थ आया है, वो यथार्थ क्या करेगा? यथार्थ हमें दुख और सुख दोनों देगा, लेकिन जो कल्पना होती है हमारी वो हमेशा सुख तक ही होती है। तो ये जो अरस्तु है वो उपयोगितावादी है, न कि साहित्यिक। वो कहता है कि जो उपयोगितावादी, यानी कि हमें किसी भी चीज में दुख, लाभ और हानि को देख के चलना होता है, यथार्थ में रहना होता है, अपनी बौद्धिक चिंतन को विकसित करना होता है, दुख और सुख को भोगते चलना है। वहीं साहित्य हमें कल्पना में जीना सिखाता है और केवल सुख की कल्पना करवाता है। ये प्लेटो
का है सिद्धांत अनुकरण का, इसलिए प्लेटो जो है वो उपयोगितावादी हैं, अरस्तु जो है आनंदवादी हैं। आप इन दो कपल्स के माध्यम से आप समझे होंगे कि किस तरह से अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से भिन्न है। अरस्तु जो कहता है कि किसी भी चीज को देखने के बाद उसमें अपने मन के आंतरिक हृदय से किसी चीज को ऐड ऑन करके एक नई तरह की रचना लिखी जाए, वो बिल्कुल नकल नहीं है, वो बिल्कुल किसी चीज का हूबहू नकल नहीं है, बल्कि वो अनुकरण है और वो सृजनात्मक क्रिया मानता है अरस्तु। प्लेटो कहता है कि जो ईश्वरीय सत्ता है उसके विचार को देखते हुए एक दृश्यमान जगत बनता है, और उस दृश्यमान जगत से एक जब आदमी नकल करके किसी चीज को काव्य लिखता है, यानी कि आप प्लेटो को सिद्धांत को ऐसे भी समझें कि एक गेहूं जब उसके पौधे उगते हैं, उस गेहूं से हम गेहूं को अलग करते हैं और फिर उस गेहूं से रोटी बनाते हैं, तो वो सत्य से तिगुनी दूरी पे हो जाता है। ऐसे ही प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है कि ईश्वरीय विचार से दृश्यमान जगत बनता है, दृश्यमान जगत का नकल करके काव्य रचना रची जाती है, इसलिए जो काव्य रचना है वो परम सत्य से तिगुनी दूरी पे है। यही प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का मूल प्रतिपाद्य है। और प्लेटो जो है वो काव्य को असत्य मानते हैं। प्लेटो कवि को बस माध्यम मात्र मानता है, वास्तविक रचयिता ईश्वर को मानता है, यानी कि ईश्वरीय सत्ता को मानता है। वहीं अरस्तु जो है वो भावना में कल्पना में साहित्य को काव्य को पसंद करते हैं, और वो अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया मानते हैं। चित्रकलाकार और कवि, चित्रकलाकार की भांति कवि भी एक अनुकर्ता होता है जो अनुकरण करके अपनी सृजनात्मक क्रिया को दिखाते हुए एक नए तरह का चीज परोसता है। और दोनों में अंतर क्या है कि प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत वो मानता है कि असत्य होता है काव्य, अरस्तु कहता है नहीं गुरुजी बिल्कुल सत्य होता है। प्लेटो कहता है यथार्थ से दूर कर आता है, यानी कि झूठा होता है। अरस्तु कहता है बस ये तो मनोरंजन का बस एकमात्र साधन है काव्य। प्लेटो कहता है काव्य को बाह्य रूप की अनुकृति होती है, लेकिन अरस्तु कहता है काव्य आंतरिक रूप की अनुकृति होती है। और ये अनुकृति बाह्य और आंतरिक रूप का ये नीचे मैंने समझाया दो जोड़ों के माध्यम से। और प्लेटो का जो एक और नज़रिया है वो उपयोगितावादी, और अरस्तु का जो नज़रिया है वो काव्य को मनोरंजन कहने से आनंदवादी दिखता है। तो ये रहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के दो प्रमुख विचारक चिंतक, और उनके दो महत्वपूर्ण सिद्धांत जो एक ही नाम से हैं पर दोनों में बहुत अंतर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र की पहली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे हम नए नए टॉपिक, नए नए विषयों के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।